तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आशीर्वाद, ये शुभकामनाएं आप सभी के इस आगामी कुछ ही दिनों में शुरू हो रहे परीक्षाओं के लिए है। हमने अपने इस सेमेस्टर के पठन पाठन कार्यों को बड़ी कुशलता के साथ, आप सभी ने बड़े सहयोग और बड़ा साहस दिखाया, जिससे हम जैसे शिक्षकों को और अधिक शक्ति और बल मिलती है कि हम और ईमानदारी से और मेहनत से आपको पढ़ा सकें। तो इसीलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से आपको, किस मनोदशा के साथ, किस तरीके से तैयारी करके आपको जाना है। वर्ष भर हम पढ़ाई करते रहते हैं। अब सेमेस्टर प्रणाली हो गई है, तो हम लगातार ही कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। और अभी विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, वो संचालित की जा रही हैं। तो ऐसे में कॉमर्स का प्रोफेसर होने के नाते मेरी आप सभी के प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ने और पढ़ाने के इस पूरे सेमेस्टर के दौरान हम सभी ने सभी विषयों पर बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन के साथ निर्धारित जो कक्षाएं दी गई थी उससे बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने कक्षाएं पूर्ण की। क्योंकि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर सिस्टम में बहुत कम समय रहता है और उस कम समय में ही हमें बहुत अधिक मेहनत के साथ, शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपने सिलेबस को विश्वविद्यालय द्वारा बताए गए सिलेबस के अनुसार पूर्ण करना होता है। तो ऐसे में आप सभी ने बहुत सहयोग दिखाया। जब कभी हमें एक्स्ट्रा समय मिला, हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी स्टडी की ऑनलाइन माध्यम से और अन्य अन्य तरीके से आप सभी से जुड़े रहे। कक्षाओं में आपकी उपस्थिति बहुत ही अच्छी रही, जिससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और जैसा मुझे आशा और उम्मीद थी कि आप सभी सहयोग करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो परीक्षा का परिणाम है वो बहुत ही अच्छा आएगा सभी बच्चों का। बशर्ते कुछ सावधानियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रख करके परीक्षा में जाना है। तो परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा, एक छोटी सी संगोष्ठी, एक छोटा सा विचार विमर्श आप सभी बच्चों के साथ इस उद्देश्य से मैं कर रहा हूं कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट या किसी प्रकार का कोई संदेह या संशय आपके मन में है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो एक मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। तो हम सभी ने सभी विषयों को बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, यूनिट वाइज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा। आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों को हमने क्लास में भी हल कराया। यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके तमाम प्रश्न, आप सभी के तमाम जो डिस्कशंस हैं उस पर भी हमने जवाब दिया। और मुझे लगता है कि अब तो 3-4 बातें और हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए और परीक्षा में आप 100% परिणाम लेकर के आए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कुछ पढ़ाया गया आपको क्लास में, जो समझाया गया, कक्षाओं में जो नोट्स बनाए गए, राइट, जो पढ़ाए गए, और उसके उपरांत आप सभी को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, असाइनमेंट आपने बनाया, प्रेजेंटेशन आपने दिया, और क्लास प्रेजेंटेशन, क्या लाजवाब क्लास प्रेजेंटेशन एक एक बच्चे ने दिया, और उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास है। आप सभी ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। 2-4 बच्चे जो पीछे छूट रहे थे, उन्होंने भी बाद में अतिरिक्त समय लेकर के मेरे सामने उपस्थित होकर के उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दिया। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पढ़ाया गया है उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है, रिवीजन। जो भी आपका बचा हुआ समय है उसमें रिवीजन करिए, ये समझते हुए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितना समय मिलेगा, राइट। इन सब बातों को समझते हुए, तो आप सभी को पता है विश्वविद्यालय इस समय 2 घंटे की परीक्षा करवा रहा है। मतलब आपके पास जो पूरा समय होगा वो 2 घंटे होगा। बच्चे, 2 घंटे में आपको
कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ऐसे में जब 2 घंटे का आपका पेपर है परीक्षा में, आपका आप सभी को ध्यान रखना है कि इस 2 घंटे का आप सही से किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जो पेपर का पैटर्न है उसको समझते हुए कैसे आप आंसर्स करेंगे। तो पूरा का पूरा जो पेपर का पैटर्न है बेटा 75 मार्क्स का पेपर होगा, आप सभी को पता है। आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर का है। तो ऐसे में कुल 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और कुल कितने प्रश्न होंगे एक प्रश्न पत्र में? कुल बेटे 10 प्रश्न होंगे। तो उन 10 प्रश्नों में से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न पत्र कैसे किस तरीके से है? तो प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन है बेटा, जो कि जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना, जो कि 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर का। तो आप उसमें चयन कर लेंगे। पार्ट बी में कुल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि पार्ट ए से आपने 1 दे दिया और पार्ट बी से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पार्ट बी के प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर के होंगे। पार्ट ए में आपने दे दिया जवाब, जो कि एक क्वेश्चन करना था 15 नंबर का। पार्ट बी में प्रत्येक क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे। तो 3 क्वेश्चन आप करेंगे तो हो गया 60 मार्क्स, और 15 नंबर का एक क्वेश्चन पार्ट ए से, तो हो गया 75 मार्क्स। तो अब आपको बहुत ध्यान से, सबसे पहले जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जब आप परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे, तो आप सभी को सबसे पहले सही प्रश्नों का चयन करना है। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, इससे ज़्यादा, या 1 मिनट, 1.5-2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, आप पहले उन प्रश्नों के चयन कर लीजिए जिन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से जो आपको लगता है कि आपने सही से तैयारी कर रखी है, आपके तैयारी के अनुरूप, आपके क्षमता, आपके ज्ञान के अनुरूप सटीक बैठ रहा है, उस प्रश्न का आप चुनाव कर लें। दूसरा, पार्ट बी में कुल 8 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी आप सही से चुनाव कर लें कि किन 3 प्रश्नों के आप उत्तर देने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने हड़बड़ी में पहला एक प्रश्न करना शुरू कर दिया आपने, फिर आपको लगता है कि नहीं, ये प्रश्न तो मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, इसके बदले कोई और प्रश्न में करता हल, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से मैं लिख पाता या लिख पाती। तो ऐसे में बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। पूरे प्रश्न पत्र को, आपको जैसे प्रश्न पत्र मिले, पूरा प्रश्न पत्र पहले 1 मिनट 2 मिनट लगा करके पूरा आप देख लें। इसके बाद आप लिखना शुरू करें, और जब आप लिखना शुरू करें तो पूरा ध्यान और पूरे समर्पण के साथ अपने समय का सदुपयोग करते समय बिल्कुल भी इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है। समय का ध्यान रखना है। एक ही प्रश्न को बहुत अधिक समय नहीं दे देना है। 2 घंटे का समय है, तो आप इस तरीके से विभाजित करें समय कि प्रत्येक प्रश्न को सही बराबर समय आप दे पाएं। तो जैसे मान लीजिए आधे घंटे आप दे रहे हैं कि प्रश्न पर, तो आपके 2 घंटे पूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान दे के चलना है, और कम से कम 4 से 5 मिनट का आपको मार्जिन भी लेके चलना है। ऐसा ना हो कि अंत में आप अंतिम प्रश्न कर रहे हो और आपका प्रश्न पूर्ण ना हो, छूट जाए। तो इस तरीके से भी आपको प्लानिंग नहीं करनी है कि आपका प्रश्न पत्र छूटे। पूरा प्रश्न करना है, पूरा प्रश्न हल करना है, और आप 2 से 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चलें। अगर आपको लग रहा है कि समय कम पड़ रहा है, तो आप प्रश्नों को थोड़ा छोटा करें। जैसे पहला जो प्रश्न है वो 15 नंबर का है, तो आप उसमें कोशिश करें 4-5 जो पेजेस हैं वो लिखने की, राइट। तो 4-5 पेज में एक बहुत अच्छा कंसाइज, कॉन्क्रीट, परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो 20 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें भी आप 5 से 6 पेजेस या 4 से 5 पेज जैसा भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके अनुरूप आप लिख सकते हैं। लिखते समय बहुत ध्यान रखिए बेटा, जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है। अगर आपसे कोई बात पूछी जा रही है और जो बात नहीं पूछी जा रही है, उसको अतिरिक्त रूप से आपको नहीं लिखना है। जितना प्रश्न पूछा गया है उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं का उत्तर आपको देना चाहिए। अक्सर बच्चे प्रश्न के मूल जो बातें हैं उससे भटक जाते हैं और इधर उधर की बातें लिखने लगते हैं। अक्सर जब हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं या देखते हैं तो ऐसा पाते हैं, तो जो कि एक बहुत नकारात्मक बात है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो उत्तर उसी अनुरूप दीजिए जिस अनुरूप या जिस अपेक्षा से आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब जब आप उत्तर लिख रहे हो बेटा, तो बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। जितने भी प्रश्न में कंपोनेंट हैं, जितने भी पार्ट हैं, उन सभी का ध्यान रखें, राइट। पहले डेफिनेशन पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, उसका स्कोप पूछ रहा है, लिमिटेशंस पूछ रहा है, तो आपको हर एक बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर को उसी तरीके से आपको देना है। अब उत्तर देते समय समुचित जगह पर बेटा उदाहरण का यूज
फ्लो चार्ट का यूज़, डायग्राम का यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्तर और भी सशक्त अच्छा बने। अब आजकल देखिए फ्लो चार्ट एक बहुत अच्छा तरीका है फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने प्रश्नों को समझते हुए उत्तर देने का। तो जब भी आप उत्तर दें तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कोई केस स्टडी है, कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई इम्पॉर्टेंट डेट है, कोई इम्पॉर्टेंट ऑथर है, कोई इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कोई इम्पॉर्टेंट बुक है, या कोई इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो आप बना सकते हो, उसको ज़रूर बनाइए, हाईलाइट करिए। और जीवन के किसी भी परीक्षा को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, तो जब आप परीक्षा को लेकर के बहुत सतर्क और संवेदनशील रहते हैं, तो जीवन में बड़े से बड़ी परीक्षाओं को आप आसानी से दे पाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है प्यारे बच्चों कि परीक्षाओं को हमेशा सकारात्मक लीजिए और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का आकलन करने के उद्देश्य से आपको बहुत सारे प्रतियोगिताओं में भी बैठना होगा। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, आप सभी के सामने बहुत सारे कठिन कठिन परीक्षाएं आएंगी। कोई बच्चा सीएस की तैयारी कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, कोई सीएमई की तैयारी कर रहा है, किसी को एमबीए करना है, किसी कैट के माध्यम से, कोई लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, क्लैट का एग्ज़ाम देना है, राइट। बहुत सारे क्षेत्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बैंक में नौकरी चाहिए, किसी को एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी को आरबीआई, सेबी, राइट, या और मल्टीनेशनल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए। तो आपको परीक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स का सिलेबस इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि अगर आप ईमानदारी से पूरे साल मेहनत करें और ईमानदारी से जो भी कंटेंट है उसको खूब गहनता के साथ, गहराई के साथ और पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। कई बच्चे हैं जो पीजी करके पीएचडी करना चाहते हैं, राइट, आगे चल करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। ऐसे में विषय की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा, अपने विषय में पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो लगना चाहिए कि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। जो भी विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हो, अकाउंट से जुड़ा हो, फिनेंस से जुड़ा हो, राइट, सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस से जुड़ा हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, कोई भी पेपर, टैक्स से जुड़ा हो, आपको बहुत ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, एक अनुशासन को बनाए रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। इस परीक्षा में मेरा यही संदेश है आप सभी को, जो भी परीक्षा आपके सामने आए तो इतनी ही ईमानदारी के साथ उस परीक्षाओं को दीजिए। और जब कभी भी आपको अपने शक्ति और सामर्थ्य का आकलन करने का मौका आपको मिले तो उसमें बिल्कुल भी तैयारी को कमज़ोर मत करिए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप उत्तर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आप बैठेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, यही कुछ महत्वपूर्ण 2-4 बातें हैं। और 1-2 बातें और मैं आपको बता देता हूँ। जब आप उत्तर लिखें बेटा तो किसी प्रकार, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं के दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं स्केच से और बीच में लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा जब भी आप उत्तर लिखें तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर का यूज़ ना करें। कई सारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ हैं, वो पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, ये वो कलर स्केच पेन से सजाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखो, नंबर सजाने पे नहीं मिलता है, कंटेंट लिखने पे मिलता है। तो आप ब्लैक और ब्लू के अलावा किसी भी पेन का उपयोग एग्जाम में ना करें। कोई लाइन अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करना है, तो आप ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन के अलावा किसी अन्य मल्टीपल कलर स्केचेस का यूज़ बिल्कुल ना करें। इससे जो आपकी उत्तर पुस्तिका है वो बहुत अच्छी नहीं लगती है देखने में, ठीक है बच्चे। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मल्टीपल कलर, खास करके लड़कियां जब आंसर करते हैं बच्चे, तो आप ये बात का ध्यान रखें कि आंसर बुक को सजाने से या वहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना देने से या मल्टीपल कलर कर देने से नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको नंबर कंटेंट के मिलते हैं, जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुरूप कितना सटीक और सधा हुआ उत्तर आप दे सकते हैं, इस बात की गंभीरता को आप समझिए। और खास करके जब आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो बेटा, तो इस बात का ध्यान रखें, अगर न्यूमेरिकल की तैयारी आप कर रहे हो, खास करके
अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। जो भी फार्मूला है, जो भी तरीका है, जो भी स्टेप्स हैं, उनको सही से फॉलो करें। बिल्कुल शॉर्टकट मत अपनाएं और बिल्कुल निडरता के साथ आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल पूरी तरीके से सही होगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना होगी। और ख़ास करके अगर आपको मान लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या आपका जो न्यूमेरिकल है तैयार नहीं, तो बिल्कुल भी उसको मत छेड़ें। आपके पास अगर ऑप्शन में थ्योरी करने का ऑप्शन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के बाद ही न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करें। और न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। जो बच्चे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनके नंबर हमेशा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करने वाले बच्चों से अधिक होंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो पूरा एक बराबर बैलेंस तैयारी करिए। अगर न्यूमेरिकल है तो उसको भी तैयार करके जाइए और थ्योरी भी तैयार करके जाइए, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पूरे 10 क्वेश्चन, 10 में से केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। सही प्रश्न का चुनाव और सही तरीके से सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी बना करके एग्जाम देने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अब हमने आप सभी को समय समय पर क्लास में भी बताया है, बहुत सारे मेडल्स भी हैं बेटा। तो बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे मेडल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा अपने अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में या अपनी क्लास में या पूरी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट आप सेट कर सकते हो कि मुझे पूरे विश्वविद्यालय स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। तो ये भी एक आपका लक्ष्य हो सकता है, जिससे आप और बेहतर मेहनत करके एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे भी आपको बहुत सारी प्रशंसा, बहुत सारी एक तरीके से सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स दिए जाते हैं। क्लास में टॉप करने पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाने पर, एनुअल फंक्शन में आपको प्रिंसिपल्स की तरफ से, डिपार्टमेंट हेड की तरफ से आपको अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी एक मोटिवेशन अपने मन में हमेशा रखें कि हमें क्लास में सबसे अव्वल आना है, सबसे बेहतर रहना है, सबसे बेहतर करने की कोशिश करनी है। हालांकि मैं किसी को कंपेयर करने की बात कभी नहीं करता हूँ, लेकिन हमेशा प्रतियोगी बने रहें बच्चे। अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाती है। तो ऐसे में हमेशा प्रतियोगी बने रहें। अगर आपको बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है, बड़ा एग्जाम्स निकालने हैं, तो अभी से ये आदत डाल लें कि हर दिन अपने आप को चुनौती दीजिए कि हमें आज ये तैयारी करनी है, आज ये ख़त्म करना है। डेली एक टारगेट सेट करके और डेली पढ़ाई करें। बाकी जो दिनचर्या आपकी चलती रहेगी। खास करके परीक्षाओं के समय तो पूरी तरीके से आप अध्ययनरत हो जाइए, और जो भी खास करके सोशल मीडिया में आपका भटकाव है या जो भी आपका डिस्टरबेंस है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दें कुछ समय के लिए, पूरा फोकस होकर के तैयारी करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस छोटे वार्तालाप में, इस विचार विमर्श में आप सभी के हौसले को और बेहतर सुदृढ़ बनाने के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से एक प्रयास है, और हम सभी बहुत अच्छा करेंगे। इस पठन पाठन के जो हमारी जर्नी है उसमें जो हमारा परिणाम बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी को एक बार फिर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए, और पूरे मन से, पूरे लगन के साथ अच्छे से परीक्षाएं देकर के आइए। और फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं नए सत्र में, नए विषयों के साथ। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।